हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रकाश के बारे में बताने जा रही हूँ। यह क्लास 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे इस लेक्चर को क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं और क्लास 12th के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, आपको पता है कि प्रकाश वास्तव में है क्या? प्रकाश एक साधन है जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। अगर प्रकाश ना हो तो कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। लेकिन केवल प्रकाश के होने से वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, वहां पर एक घटना घटित होती है जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। वो घटना कौन सी होती है? वो घटना होती है परावर्तन की। कौन सी घटना होती है? वो घटना होती है परावर्तन की। परावर्तन की घटना क्या होती है? जैसे आप एक बॉल को किसी दीवार पर मारें तो वो वहां दीवार से टकरा करके वापस आपके पास आ जाती है। इसी प्रकार की घटना प्रकाश के साथ भी होती है और उस घटना को ही हम कहते हैं परावर्तन। इसमें होता है क्या है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को हमें देखना होता है तो उस पर गिरने वाली प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारे नेत्र तक पहुंचती है तभी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, अन्यथा वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ये वस्तु, जो किरण इस वस्तु पर आपतित हो रही है, अगर ये इससे टकराने के पश्चात ये परावर्तित किरण हमारे नेत्र तक ना पहुंचे तो कभी भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसी घटना को हम कहते हैं परावर्तन। अगर यहाँ पर एक जो ये वस्तु लिया है, इस पर हम एक लंब खींच लें तो यहाँ पर एक कोण बनता है, इसको हम I से दिखाते हैं, और यहाँ पर एक कोण बनता है, इसको हम R से दिखाते हैं। अलग एक चित्र बना करके भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। जैसे एक ये सरफेस है जिस पर कोई प्रकाश की किरण गिर रही है या आपतित हो रही है। ये इस सरफेस से टकराती है। ये कैसा सरफेस है? अपारदर्शी सरफेस है। पारदर्शी होने पर नहीं होगा, अपारदर्शी सरफेस होना चाहिए, अर्थात जिसके आर पार हम देख ना सके। जब किसी अपारदर्शी सरफेस पर कोई प्रकाश की किरण गिरती है या आपतित होती है तो वो उससे टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर इस सरफेस पर, इस बिंदु पर हम एक लंब खींचे तो ये जो लंबवत रेखा होती है इसको कहते हैं अभिलंब। ये जो किरण है इसको कहते हैं आपतित किरण, और ये वाली जो किरण होती है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। यानी इसमें 3 चीजें होती हैं: आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच अगर देखें तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, यही है स्मॉल I। इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। और यहाँ पे जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच का जो कोण है हम इसको स्मॉल r से दिखा देते हैं, और इस कोण को, इस एंगल को हम कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, ये जो आपतन कोण होता है ये हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, या फिर कहिए कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। इसी को हम कहते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन के लिए 2 नियम दिए गए हैं। पहला तो यही है कि आपतन कोण जो होता है, ये आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये जो आपतित किरण होती है, जो दूसरा नियम है, वो ये कहता है कि ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में, ये देखिए ये पूरा एक ही पेज में ये सारी चीजें ड्रॉ हैं, तो ये पूरे एक ही तल में है, तो ये हमेशा एक ही तल में होती हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में
होते हैं। यही है परावर्तन का नियम। परावर्तन के दो नियम है। पहला तो ये कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं, और दूसरा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या किसी भी तरीके से जैसे भी आपको सुविधा हो वैसे आप हमसे इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।